सोमनाथ है। श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी वेरावल द्वारा डिप्लोमा इन वास्तुशास्त्र के प्रश्न पत्र तृतीय में प्रवेश कर रहे हैं। उसमें यूनिट प्रथम 1 के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने प्रश्न पत्र तृतीय से पहले वास्तु से संबंधित बातों का अध्ययन कर चुके हैं। वास्तु पुरुष का स्वरूप क्या है, वास्तु पुरुष किस दिशा में उसका सिर होता है, उसमें कितने देवताओं का निवास होता है, भूमि परीक्षण किस प्रकार किया जाता है, कौन सी भूमि बसने योग्य है या कौन सी भूमि बसने योग्य नहीं है। भूमि के भी वर्ण होते हैं। ब्राह्मण भूमि कौन है, क्षत्रिय भूमि कौन है, वैश्य भूमि कौन है और शूद्र भूमि कौन सी है। इसका आपने पूर्व अध्ययन कर चुके हैं। इसके आगे आइए अब इस यूनिट में आपको आगे की चर्चा करते हैं कि काल शुद्ध, समय शुद्ध कब होता है घर बनाने के लिए, सौर मास क्या है, किस महीने में घर बनाना चाहिए, किस तिथि वार नक्षत्र में घर बनाना चाहिए, राहु मुख क्या है, सप्त सागर योग क्या है। इस विषय की इस यूनिट में चर्चा करेंगे। तो इसका मुख्य सब्जेक्ट रहेगा चर्चा करने का कि ग्रहारंभ का उत्तम से उत्तम मुहूर्त कौन है, गृहारंभ में सप्त सकार क्या है और सप्त सकार कब होता है और किस महीने में सप्त सकार होता है। तो उसमें ग्रह निर्माण करने से सब प्रकार के सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है। गृहारंभ में अनिवार्य एक वास्तु चक्र है। वास्तु चक्र क्या है और वास्तु चक्र कब होता है, उसे सूर्य के संक्रांति से निर्धारण करना पड़ता है। इसकी भी चर्चा करेंगे। निर्माण में मुख्य द्वार, मुख्य द्वार का निर्माण कहाँ करेंगे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में मुख्य द्वार कहाँ पर बनाएंगे। मुख्य द्वार सबसे महत्वपूर्ण रहता है। तो मुख्य द्वार बनाने के जो नियम हैं उसकी भी चर्चा करते हैं और किस राशि वाले के लिए कौन सा द्वार शुभ होता है। ब्राह्मण के लिए कौन सा द्वार शुभ है, क्षत्रिय के लिए कौन सा द्वार शुभ है और वैश्य के लिए कौन सा द्वार शुभ होता है और शूद्र के लिए कौन सा द्वार शुभ होता है। इसकी भी चर्चा करते हैं। और घर में गवाक्ष खिड़की कहाँ पर रखेंगे, खिड़की कहाँ पर बड़ी रखेंगे, कहाँ पर छोटी रखेंगे, किस दिशा में खिड़की होना चाहिए, किस दिशा में नहीं होना चाहिए। इन सब की चर्चा इस यूनिट में करते हैं। सर्वप्रथम गृहारंभ के विषय में मास निश्चित किया जाता है। किस मास में गृहारंभ करना चाहिए, तो बताया है देवशयन नहीं हो और उत्तरायण हो। तो देवशयन कब होता है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल एकादशी तक देवशयन होता है। इस बीच में ग्रह का निर्माण नहीं करना चाहिए। और उत्तरायण, उत्तरायण 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण देवताओं का दिन है और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि मानी जाती है। उत्तरायण कब से होता है, तो पता है कि मकर संक्रांति से लेकर के और 6 राशि पर्यंत उत्तरायण होता है। तो जिस दिन मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं उस दिन से लेकर के 6 महीने तक उत्तरायण होता है। उसी समय ग्रह का निर्माण आरंभ करना चाहिए।
तो मकर से लेकर के मिथुन राशि के सूर्य तक उत्तरायण है, यानी 6 राशि मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। इन राशियों का जब तक सूर्य होता है तब तक उत्तरायण होता है। इसमें ही गृह निर्माण करना चाहिए। गृह आरंभ में काल शुद्धि, समय की शुद्धि, मास, तिथि, वार, नक्षत्र, ये सब बहुत चीजों का याद करना है। तो जैसे कह चुके हैं कि आरंभम च समाप्तिम च प्रसादपुर सद्मनाम उत्थिते केशवम कुर्यान न सुप्ते कदाचन। यदि देव सोए हों तो कभी भी गृह का निर्माण प्रारंभ नहीं करना चाहिए। उसके लिए निश्चित कर लिया है कि उत्तरायण में करना है और देव सोए शयन नहीं हो। इसके बाद आता है किस समय करना चाहिए, तो मास निर्धारित करना है। मास तो 12 होते हैं, चैत्र, वैशाख इत्यादि मास होते हैं। तो कब गृह का निर्माण करना चाहिए, किस मास में गृह का निर्माण करने से फल मिलता है और किस मास में अशुभ फल मिलता है, तो उसके लिए वास्तुकार ने बताया है कि चैत्रे शोक करम गृहादि रचितम श्यान माधवे अर्थप्रदम ज्येष्ठे मृत्युकरम शुचौ प्रसिहरम तद वृद्धिदम श्रावणे शून्यम भाद्रपदे तुषे कलिकरम मृत्युंजयम कार्तिके धान्यम मार्ग सहस्य योरधनभिर माघे श्रियम फाल्गुने। जिन महीनों में वास्तु का फल अशुभ है उसमें गृह का प्रारंभ निर्माण नहीं करना चाहिए और जिनमें शुभ है उसमें करना चाहिए। तो जैसे बताएं कि चैत्रे शोक कर्म, यदि चैत्र महीने में गृह का निर्माण करते हैं तो शोक रहेगा, घर में खुशी नहीं रहेगी, इसलिए यह वर्जित है। वैशाख महीने में धन का लाभ होता है, ज्येष्ठ महीने में मरण होता है, आषाढ़ में पशु हानि होती है और श्रावण में लाभ होता है, भाद्रपद में शून्य, कोई फल नहीं मिलता है, आश्विन में कलह बना रहता है, कार्तिक में भृत्य नाश होता है और मार्गशीर्ष में धान्य की वृद्धि होती है, पौष में भी धान्य की वृद्धि होती है और माघ में अग्नि भय होता है और फाल्गुन में श्री लाभ लक्ष्मी का लाभ होता है। इसलिए जिन महीनों में शुभ फल है, जिन महीनों में अच्छा फल बताया है, उनमें हमको गृह का आरंभ करना है। नारद जी के मत से महीने में थोड़ा भेद पड़ता है। तो नारद जी के मत से महीनों में बताए हैं कि सौम फाल्गुन वैशाख माघ श्रावण कार्तिका मासा शिव गृह निर्माणे पुत्र रोग फलप्रदा। नारद जी के मत से गृह निर्माण का मास बताते हैं वैशाख मास, श्रावण मास, मार्गशीर्ष मास, माघ मास और फाल्गुन मास। इनमें गृह निर्माण का उत्तम फल बताया है। और तुला राशि में गृह निर्माण नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें रोग का भय है। वृश्चिक धन धान्य वर्धनम, वृश्चिक में धन धान्य की वृद्धि होती है। लेकिन आगे चल के बताया है कि चैत्रे शोक करम, चैत्र महीने में घर बनाने से शोक होता है। तो घर हमेशा सौर मास में बनाया जाता है। सौर मास होता है एक संक्रांति से लेकर के दूसरे संक्रांति पर्यंत। मेष संक्रांति जिस दिन प्रारंभ हुई है और जिस दिन दूसरी संक्रांति नहीं आ जाए यानी वृक्ष संक्रांति, उतने दिन का सौर मास होता है।
तो सौर मास में ही गृह निर्माण करना चाहिए। तो बताए हैं कि यदि चैत्र में निषेध है गृह निर्माण करना, तो यदि चैत्र महीने में मेष की संक्रांति आ जाए तो आप गृह निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि चैत्र में मेष संक्रांति का मतलब होता है बैसाख महीना, इसलिए सौर मास का ग्रहण है। तो मेष संक्रांति में यदि सौर मास चैत्र महीना में आ जाता है तो तिथि वार नक्षत्र जो कहे हैं उनमें अपने ग्रह का निर्माण कर सकते हैं। उसमें चैत्रे शोक कर्म ग्रहादि रचितम यह नियम लागू नहीं पड़ेगा। फिर मास हो गया। मास के बाद राहु मुख किस दिशा से घर बनाना प्रारंभ करेंगे? घर का प्रथम खनन कहाँ से करेंगे? तो उसके लिए पृथ्वी के नीचे से सनांग चलते हैं, वह सूर्य की संक्रांति से चारों दिशाओं में घूमते रहते। तो सूर्य की संक्रांति 12 संक्रांति होती हैं, तो उनमें नियम बताया है कि यदि देवालय बनाना है तो अलग मुहूर्त होगा, घर बनाना है तो अलग नियम होगा, और यदि जलाशय बनाना है तो अलग नियम होगा। तो उनके लिए बताया है कि राहु के मुख में गृह निर्माण नहीं करना चाहिए। यदि राहु के मुख में गृह निर्माण कर दिए है तो वह घर कभी बनेगा नहीं, उसमें कोई न कोई उपद्रव आ जाएंगे और घर बनाना बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। तो राहु का मुख कैसे जानेंगे कि राहु का मुख किस दिशा में रहता है और खात मुहूर्त कहाँ करना चाहिए? तो वास्तुकारों ने बताया है कि देवालये गेह विधौ जलाशय राहुर मुखम शंभु दिशो विलोमता मीनार्क सिंहार्क मृगार्क तस्त्रिभे खाते मुखत पृष्ठ विदिक शुभा भवेत। 3 प्रकार के खनन मुहूर्त बताए। देवालय का खनन मुहूर्त अलग है, घर का खनन मुहूर्त अलग है, और जलाशय कुआं तालाब बावड़ी बनाना है तो उनका खनन मुहूर्त अलग है। तो सूर्य के संक्रांति से राहु का मुख ज्ञान किया जाता है। सूर्य के संक्रांति से, तो सूर्य की संक्रांति से राहु का मुख ज्ञान कैसे करेंगे? तो बताए हैं कि देवालय बनाने में यदि मीन राशि का सूर्य है, मेष राशि का सूर्य है और वृषभ राशि का सूर्य है, तो राहु का मुख ईशान कोण में रहेगा, क्योंकि लिखा है मीनार्क। मीन से 3 राशियां, तो मीन मेष वृष। मीन मेष वृष राशि का सूर्य हो तो राहु का मुख कहाँ रहेगा? ईशान कोण में। तो उसका पृष्ठ भाग कहाँ आएगा? आग्नेय कोण में। अतः यदि देवालय बनाने का है तो मीन मेष और वृष के सूर्य हैं, तो राहु का मुख ईशान कोण में है, हमें आग्नेय कोण में खात मुहूर्त करना है। और यदि घर बनाने का है तो घर बनाने के लिए लिखे हैं कि सिंह कन्या तुला। सिंह राशि का सूर्य हो, कन्या राशि का सूर्य हो, तुला राशि का सूर्य हो, तो उस समय राहु का मुख ईशान कोण में रहेगा और हमको खात मुहूर्त आग्नेय कोण में करना है। जलाशय कुआं बावड़ी तालाब इत्यादि का निर्माण करना है तो मकर राशि के सूर्य, कुंभ राशि के सूर्य और मीन राशि के सूर्य हैं, तो उस राशि के सूर्य में राहु का मुख ईशान कोण में रहेगा, अतः हमको आग्नेय कोण में खात मुहूर्त करना है। तो राहु की स्थिति देख करके किस राशि में राहु है और हमको देवालय बनाना है, घर बनाना है, जलाशय बनाना है, इस तरह से राहु की मुख्य दिशा को देख करके सूर्य के संक्रांति का निर्धारण करके राहु का दिशा निर्धारण होता है, वहां पर हमको खनन मुहूर्त करना है। यदि
ईशान कोण में है तो आग्नेय कोण में खनन मुहूर्त करेंगे, और यदि राहु का मुख है वायव्य कोण में है तो खनन मुहूर्त ईशान कोण में करेंगे, और यदि राहु का मुख नैऋत्य कोण में है तो खनन मुहूर्त वायव्य कोण में करेंगे, और आग्नेय कोण में यदि राहु का मुख है तो खनन मुहूर्त नैऋत्य कोण में करेंगे। इस प्रकार करने से घर सुचारू रूप से बन जाएगा। अब इसके बाद ये तो निश्चित कर लिए कि हमको किस दिशा में खनन मुहूर्त करना है, मास भी निश्चित हो गए, दिशा भी निश्चित हो गए। अब हमको पंचांग पर आना है। तो पंचांग क्या है? तो बोले 5 अंग। 5 अंग कौन कौन से हैं? तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इनका भी ध्यान रखना है कि तिथि अच्छी हो, वार अच्छा हो, नक्षत्र अच्छा हो, योग अच्छा हो, करण अच्छा हो, तो हमको उसमें ग्रह का निर्माण प्रारंभ करना है। तो बोले तिथि कौन कौन सी ग्रह हैं? तो बता दिए कि रिक्ता तिथि को छोड़ करके अमावस्या और शुक्ल पक्ष की एकम छोड़ करके सभी तिथियां मान्य। तो रिक्ता तिथि कौन है? चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी तिथि को रिक्ता कहते हैं। अमावस्या और शुक्ल पक्ष की एकम वर्जित है, क्योंकि शुक्ल पक्ष की एकम में अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष की एकम होती है, उस दिन चंद्र बल नहीं होता है, इसलिए वर्जित है। तो तिथि फिक्स हो गई। अब वार है। तो वार कहते हैं सभी वार शुभ हैं, लेकिन आदित्य भौम वर्ज्यास्तु शुभे वारा शुभे स्मृता। आदित्य को छोड़ करके, रविवार को छोड़ करके और मंगलवार को छोड़ करके सभी वारों में गृहारंभ कर सकते हैं। और नक्षत्र कौन कौन से हैं? तो अधोमुख संग नक्षत्रों की संज्ञाएं होती है। चल संज्ञक नक्षत्र, अधो संज्ञक नक्षत्र, ऊर्ध्व संज्ञक नक्षत्र, उग्र संज्ञक, क्षिप्र, मृद, इस तरह नक्षत्रों की संज्ञा होती है। तो बताया कि अधोमुख जो ग्रह, जो नक्षत्र अधोमुख यानी नीचे की ओर जाते हैं, जिनकी संज्ञा है, उनमें ग्रह का खनन प्रारंभ करना चाहिए। जैसे रोहिणी, मृगशिरा, चित्रा, हस्त, स्वाति, अनुराधा, उत्तरात्रय। उत्तरात्रय का मतलब हुआ तीनों उत्तरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपदा, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवती, पुष्य। यह गृह कार्य में, खनन कार्य में शुभ माने गए। कहीं कहीं बताया है कि धनिष्ठा पंचके नहीं है, धनिष्ठा पंचक इत्यादि का विचार खनन में वर्जित है। एक जगह तो नाम लिखा कह दिया है कि पंचक में भी खनन मुहूर्त कर सकते हैं। फिर दूसरी जगह बताते हैं कि पंचक का परित्याग करना चाहिए। तो वहाँ संदेह होता है कि एक बार तो पंचक नक्षत्र में जो आते हैं धनिष्ठा, शतभिषा इत्यादि, तो उनका ग्रहण किए हैं, और फिर पंचक का निषेध है, तो क्या करना चाहिए? तो इस संदेह को दूर करने के लिए मांडव्य ऋषि का एक वचन है। तो उन्होंने कहा है कि पंचक में ग्रह निर्माण कर सकते हैं, लेकिन पंचक में वर्जित क्या है? ऐसे पंचक में 5 चीजें वर्जित है। धनिष्ठा, धोत्रम चैव ऋक्षस्व तेजी बुधा। इनको कहाँ छोड़ना चाहिए? 5 चीजों में है, लेकिन ये ग्रह निर्माण 5 चीजों से अलग आता है, इसलिए इसमें ग्रह निर्माण कर सकते हैं, लेकिन एक काम नहीं कर सकते। क्या? कि धनिष्ठा पंचके चैव
कुर्यात् स्तंभ समुच्चयम सूत्रधारा शिलान्यास प्रकारादि समारभे। खाली स्तंभ है नहीं गाड़ना है, जो जिसे पिल्लर बोलते हैं वो शुरू नहीं करना है, बाकी पंचक में सभी कार्य कर सकते हैं। तो तिथि मास तिथि वार नक्षत्र शुभ योग यानी व्यतिपात वैधृति इनको छोड़ करके यह योग में ग्रह निर्माण करना चाहिए। ग्रह निर्माण में सबसे अच्छा मुहूर्त क्या है? तो एक ग्रह निर्माण में सबसे अच्छा मुहूर्त होता है सप्त सकार। सप्त सकार क्या है ग्रह निर्माण में? तिथि वार नक्षत्र योग तो अच्छे है ही है, लेकिन उनमें सप्त सकार उससे भी अच्छा है। तो सप्त सकार क्या होता है? जिसके आदि में सकार आए और 7 बार सकार आए वही सप्त सकार है। तो बताते हैं कि सनौ स्वाति सिंह लग्नम शुक्ल पक्षश्च सप्तमी शुभ योगा श्रावणश्च सकारा सप्त कीर्तिता। शनिवार का दिन हो, सप्त सकार में बताते हैं कि शनिवार का दिन हो, स्वाति नक्षत्र हो, सिंह लग्न हो, शुक्ल पक्ष हो और सप्तमी तिथि हो और शुभ योग हो और श्रावण का महीना हो, तो ये सब जगह इसमें सकार आता है। जितने 7 गिनाए गए हैं सभी में सकार है, इसलिए इसको सप्त सकार कहते हैं। तो सप्त सकार का फल बताया है कि सप्ता नाम योग तो वास्तु पुत्र वित्त प्रदप सदा गजास्व धन धान्यादि नित्यम तिष्ठन सर्वदा। यदि सप्त सकार में व्यक्ति गृह का निर्माण करता है तो पुत्र वित्त प्रदह, पुत्र वित्त संपत्ति प्रदह माने देने वाला होता है, और घर में गज अश्व धन धान्यादि की वृद्धि होती है, यानी यह सब साधन होते हैं। तो गज अश्व तो वर्तमान में लोग नहीं रखते हैं, तो गज और अश्व से समझना है बड़े उच्च कोटि के वाहन। उन उच्च कोटि के वाहनों का उसे सुख मिलेगा। तो इस तरह से सप्त सकार जब तक मिले तब तक दूसरे मुहूर्तों में नहीं जाना चाहिए। फिर इसके बाद आया है लग्न। लग्न भी उत्तम होनी चाहिए। तो लग्न क्या है? तो लग्न 3 प्रकार की होती हैं। चर स्थिर द्वि स्वभाव। ग्रह निर्माण में चर स्थिर द्वि स्वभाव। स्थिर लग्न सर्वश्रेष्ठ होती है। स्थिर लग्न नहीं मिले तो द्वि स्वभाव लग्न लेना चाहिए और चर लग्न का त्याग करना चाहिए, चर लग्न नहीं लेना चाहिए। तो क्रम से जानना है, चर स्थिर द्वि स्वभाव, चर स्थिर द्वि स्वभाव, चर स्थिर द्वि स्वभाव, इस तरह से लग्न का निर्धारण किया जाता है। तो 4 लग्न चर होंगी, 4 लग्न स्थिर होंगी और 4 लग्न द्विस्वभाव लग्न की होगी। तो वृक्ष, सिंह, कुंभ और सिंह लग्न, यह जो है तो 4 लग्न स्थिर हैं और 4 लग्न चर हैं और 4 लग्न जो है तो द्विस्वभाव हैं। तो जब तक आपको स्थिर लग्न मिलती है तब तक आपको द्विस्वभाव लग्न में नहीं जाना है। प्रथम 4 लग्नों में ही, स्थिर लग्नों में ही ग्रह निर्माण करना है। स्थिर लगने के बाद द्विस्वभाव में भी कर सकते हैं, लेकिन चर में नहीं कर सकते, इनका परित्याग करना चाहिए। तो लग्न भी निश्चित हो गई कि हमको स्थिर लग्न में ही गृहारंभ करना है। अब आता है भूमि शयन।
आपको सब चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, सप्तसकार प्राप्त हो गए हैं, लग्न भी प्राप्त हो गए हैं, लेकिन यदि भूमि का शयन है तो आप खनन मुहूर्त गृहारंभ नहीं कर सकते, क्योंकि भूमि शयन में खनन मुहूर्त वर्जित है। कैसे जानेंगे कि भूमि शयन है, भूमि सोती है या जागती है? तो बताया कि सूर्य के नक्षत्र से बताया है, प्रद्योतनाथ पंच नगांक सूर्य नवेन्द्र पंकिश विस्मितेषु भेषु। प्रद्योतनाथ, सूर्य जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र से गणना करना है। यदि 5वां नक्षत्र आता है तो, 7वां नक्षत्र आता है तो 9वां, 12वां, 19वां और 26, इन नक्षत्रों में भूमि का शयन होता है। इन नक्षत्रों में ग्रह का निर्माण नहीं करना चाहिए, ग्रहारंभ नहीं करना चाहिए। यदि सोती हुई जमीन पर ग्रह निर्माण किए है तो वह मकान भवन उसका नहीं बन पाएगा, कहीं न कहीं उपद्रव खड़े हो जाएंगे और मकान रुक जाएगा। इसलिए भूमि शयन भी आवश्यक है देखना। अनेक प्रकार के ग्रह निर्माण पहले किए जाते थे, 16 प्रकार के पहले ग्रह निर्माण किए जाते थे। वर्तमान में तो 16 प्रकार का नहीं करते थे। पहले एक घर निर्माण करते थे कि यदि कोई व्यक्ति रुष्ट हो जाए, नाराज हो जाए, तो वो उस रूम में नाराज वाला रूम भी बनाते थे। तो उस नाराज रूम में चला जाता था तो मान लेते थे कि आज यह व्यक्ति नाराज है। तो 16 प्रकार में पहले वह घर बनता था नाराज होने का। वर्तमान में तो जितने जरूरी है उतना ही बनाते हैं, तो यह नहीं बनाते हैं। सूती का निर्माण अभी लोग करते हैं, प्रसूति, सूती का निर्माण का भी वर्णन बताया है कि सभी लोग तो नहीं करते हैं, लेकिन सूतिका को प्रथम रूम में कब रखना चाहिए? जिस समय प्रसव नजदीक हो तो उसको 9वें मास में सूतिका का एक गृह निर्माण का प्रकोष्ठ निश्चित कर देते हैं। उसमें सुंदर मुहूर्त में पुनर्वसु च सूतिका सा गृहस्थ निर्मिता शुभा, इस तरह बताया है कि इन नक्षत्रों में बुध गुरु शुक्र में जहाँ सूतिका को 9वें मास प्रारंभ हो गया हो उस रूम में रखने से प्रसव सुख पूर्वक होता है। और रिक्ता तिथि हर जगह वर्जित है। जहां जहां भी रिक्ता तिथि, गृहारंभ है और गृह प्रवेश दोनों में रिक्ता तिथि वर्जित है, क्योंकि घर के लिए रिक्ता माने खाली होता है, रिक्ता तिथि का हर जगह त्याग होता है। और अमावस्या और एकम का त्याग होता है। सूतिका के प्रवेश का मुहूर्त बताते हैं कि प्रवेश किस दिन करना चाहिए, तो बोले शुक्रवार, बुध गुरु शुक्रवार का दिन होना चाहिए। और नक्षत्र रोहिणी, मृगशिरा, चित्रा, स्वाति, शतभिषा, पुनर्वसु के हस्त, धनिष्ठा, उत्तरा, तीनों, अनुराधा, चित्रा, अश्विनी, यह 15 नक्षत्र होने चाहिए। और शुभ लग्न होनी चाहिए। केंद्र में शुभग्रह होने चाहिए। केंद्र किसे कहते हैं? 1, 4, 7, 10 स्थानों को केंद्र कहते हैं। तो केंद्र में शुभग्रह होना चाहिए। त्रिकोण में भी शुभग्रह होना चाहिए। त्रिकोण क्या है? 5, 9 में 5, 9 स्थानों को त्रिकोण कहते हैं। तो इनमें भी शुभग्रह होने चाहिए। और 3, 6, 11 स्थानों में पापग्रह होने चाहिए। तो पापग्रह 3, 6, 11 में हो तो शुभ फल देते हैं, और शुभग्रह यदि हो तो शुभ फल देते हैं। जैसे बताया है कि शुभग्रह यदि केंद्र में हो तो बुध शुक्र गुरु शुभग्रह हैं। तो इनका फल बताया है कि शुक्रो 10 सहस्राणी, 10 सहस्र दोषों को शुक्र हरण करता है। बुधो 10 शतानि च, और बुध जो है तो 10 100 दोषों को
और लक्ष्य में कम तो दोषाणाम गुरु केंद्रे विपोहति, और 1,00,000 दोषों को गुरु केंद्र में हो तो दोष हरण करता है। इसलिए गुरु शुक्र बुध केंद्र में हो और 3-6 ग्रह में पापक ग्रह हो, शनि मंगल केतु यह हो, तो इनका भी फल उत्तम बताया कि 63 एकादशे शनि सर्वारिष्ट प्रशांत है। तीसरे छठे ग्रह में यदि शनि होता है तो सब प्रकार की समस्याओं को हल कर देता है। इस तरह सुंदर मुहूर्त में सूतिका का ग्रह निर्माण और सूतिका का ग्रह प्रवेश उनमें करना चाहिए, उससे प्रसव अच्छी तरह से होता है। इसके बाद एक चक्र आता है, जैसे आपने खात मुहूर्त के लिए चक्र निश्चित किया कि संक्रांति के चारों बाजू राहु का भ्रमण होता है। इसी तरह से एक मुहूर्त आता है ग्रहारंभ में वृषभ चक्र। तो वृषभ चक्र क्या है, तो उसमें वृषभ के बैल की आकृति दौड़ना है, बना लेना है, और वृषभ की आकृति में 27 नक्षत्रों का स्थापन करना है, 27 नक्षत्रों का विन्यास करना है। तो उन 27 नक्षत्रों में, अच्छा अभिजित को लेकर 28 भी होते हैं, तो उन सभी नक्षत्रों का विन्यास करना है उस वृषभ चक्र पर। तो विन्यास कैसे करेंगे, तो वृक्ष की आकृति बना लिए और सूर्य नक्षत्र से गणना करना है। मान लीजिए कि अश्विनी नक्षत्र में सूर्य हैं, तो उसकी गणना 3 नक्षत्र तक कहाँ पर हम गणना करेंगे, 3 नक्षत्र तक सिर तक। तो अश्विनी भरणी कृत्तिका तक शीर्ष में हमको स्थान रखना है, 3 नक्षत्र सिर पर। उसके आगे चलते जाइए, अपने को सभी नक्षत्रों को पूरा करना है, तो आगे 4 नक्षत्रों तक अग्र आगे के पैर में, 4 नक्षत्र पृष्ठपाद पीछे के पैरों में, 3 नक्षत्र पृष्ठ में, 4 नक्षत्र दक्षिण कुक्षी में, 3 नक्षत्र पुच्छ में, 4 नक्षत्र वाम कुच्छ में और 3 नक्षत्र मुख में होते हैं। इस तरह सभी नक्षत्रों का विन्यास करना है। तो जिन नक्षत्रों में फल अशुभ है उनमें खनन मुहूर्त नहीं करना चाहिए। आपको सब कुछ मिल गया हो, तिथि मिल गई हो, वार मिल गए हो, नक्षत्र मिल गए हो, योग करण मिल गए हो, और जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त सब सकार मिल गया हो, लेकिन यदि वृषभ चक्र नहीं मिला है तो उसमें आपको खनन मुहूर्त नहीं करना पड़ेगा, रुक जाना पड़ेगा। तो सूर्य के नक्षत्र से लेकर के 3 नक्षत्र तक बताया है दाह, तो यह अशुभ है, खनन मुहूर्त नहीं कर सकते। फिर इसके बाद अग्रपाद में बताया है 4 नक्षत्रों तक, तो यह शून्य फल है। शून्य फल में भी खात मुहूर्त वर्जित है क्योंकि अच्छा नहीं है। फिर 4 नक्षत्र बताया पृष्ठपाद, उसमें बताया है स्थिरता। स्थिरता माने यह अच्छा है, शुभ है, तो इसमें कर सकते हैं। तो यह कौन सा नक्षत्र होगा, जैसे अश्विनी से 3 नक्षत्र गिने तो, फिर 4 नक्षत्र गिने तो 4 3 7 के बाद जो 4 नक्षत्र हैं, तो 7 4 11 नक्षत्रों में इनमें स्थिरता है, इनमें अपने कर सकते हैं। इसके बाद फिर आगे चलते हैं तो 3 नक्षत्र आएंगे पृष्ठभाग में, उसका फल है श्री, तो उसमें भी अपने कर सकते हैं। और फिर 3 नक्षत्र हैं कौन से, दक्षिण कुक्षी, तो इसमें भी लाभ है, तो इसमें भी हम कर सकते हैं। तो यानी हम कहाँ कहाँ खात मुहूर्त कर सकते हैं कि जैसे पृष्ठपाद, पृष्ठ और दक्षिण कुक्षी, यानी 4 4 8 3 11 नक्षत्र शुभ है। अश्विनी भरणी कृत्तिका इत्यादि लेकर के 11 नक्षत्र शुभ होते हैं। 11 नक्षत्रों में यदि नक्षत्र की गणना आती है और उस दिन अधोमुख संज्ञक नक्षत्र है
और जो नक्षत्र ग्रहारंभ में गिनाए हैं कि ये नक्षत्र होने चाहिए, यदि वो नक्षत्र आते हैं तो उस दिन वृषभ चक्र शुभ है, उस दिन आप वृषभ चक्र के अनुसार से खनन मुहूर्त कर सकते हैं। अब खनन मुहूर्त जो दिशा निर्धारित किए हैं सूर्य की संक्रांति से, वहीं आपको खनन मुहूर्त करना पड़ेगा। इसके बाद बताते हैं राशि वर्ण द्वार। राशि, किस राशि वाले को कहाँ द्वार करना चाहिए, अब कौन सा शुभ होता है। तो बताए हैं कि ब्राह्मण के लिए पूर्व द्वार शुभ है, क्षत्रिय के लिए उत्तर द्वार शुभ है, वैश्य के लिए दक्षिण और शूद्र के लिए पश्चिम द्वार शुभ माना गया है। अब राशियां, राशि 12 होती हैं, मेष वृष मिथुन इत्यादि। तो किस राशि वाले के लिए कौन सा द्वार शुभ होता है और द्वार निर्माण कहाँ पर करना चाहिए। तो द्वार निर्माण ही सबसे मुख्य है। ऐसे तो सभी चीज मुख्य है, लेकिन द्वार निर्माण उनसे सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो बताएं कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वाले व्यक्ति को पूर्व का द्वार निर्माण करना चाहिए। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वाले को उत्तर द्वार निर्माण करना चाहिए। वृष, कन्या और मकर राशि वाले को दक्षिण द्वार निर्माण करना चाहिए। और मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों को पश्चिम द्वार निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार वास्तुशास्त्र में वर्ण का बताया और राशियों का बताया कि इन राशि वालों को इस दिशा में द्वार निर्माण करना चाहिए। और द्वार निर्माण के लिए भी शुभ ग्रह ही चाहिए, शुभ दिन चाहिए। बुध गुरु शुक्र जो कह दिए है पीछे कि यही बार होना चाहिए। और दिशा भी निश्चित हो गई कि ये राशि वालों को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम राशि निर्धारण कर दिए है, तो यह राशि वालों को ऐसा द्वार बनाना चाहिए। अब मुख्य चीज आती है कि द्वार, अच्छा एक आय चक्र भी होता है कि लंबाई चौड़ाई नाप करके उसके आय निकाले जाते हैं। तो सिंह आय, ध्वज आय, सिंह आय, वृक्ष, गज इत्यादि होते हैं। तो ध्वज आय में सभी दिशाओं के लिए मान्य होता है, किसी भी दिशा में दरवाजा बना सकते हैं। सिंह आय होती है तो पूर्व उत्तर दक्षिण में बना सकते हैं, वृक्ष में पूर्व में बना सकते हैं और गज में पूर्व दक्षिण में बना सकते हैं। उसमें भी ब्राह्मणों के लिए बताया कि ब्राह्मणों के लिए जो है तो ध्वज आय हो, क्षत्रिय के लिए सिंह आय होनी चाहिए, वैश्य के लिए वृक्ष आय होने चाहिए और शूद्र के लिए गज आय होनी चाहिए। इस तरह द्वार के नियम बताएं। द्वार बनाएंगे कहाँ पर, जैसे इन्होंने बताया कि पूर्व द्वार इसके लिए, पश्चिम द्वार इसके लिए, सब राशियों को गिना दिए हैं। 12 राशियों में 12 राशियों का द्वार गिना दिए हैं। तो यदि पूर्व द्वार बनाने का है तो पूर्व द्वार कहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि पूर्व की लंबाई तो बहुत लंबी होती है। तो बताए कि पूर्व द्वार बनाने के लिए बताया है कि नवभाग ग्रहम कृत्वा पंचभागम तो दक्षिणे त्रिभाग मूत्रे कार्यम शेषम द्वारम प्रकीर्तितम। नवभाग ग्रहम कृत्वा, लंबाई के 9 भाग करने हैं। यदि अपने को पूर्व दिशा में घर बनाना है तो जितना हमको लंबाई है उसके 9 भाग आप कर दीजिए। और 9 भाग करने पर लिखा है पंचभागम, 5 भाग को छोड़ना। तो दक्षिण से उत्तर की तरफ आपको जाना है। पंचभागम तो दक्षिणे, दक्षिण से उत्तर की भाग जाना है तो पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां तक छोड़ दीजिए
और छठे में आपको द्वार बनाना है या सातवें में बनाना है। तो इस तरह से द्वार पूर्व दिशा में बनाना है। तो पंचभागम तो दक्षिणे, पांचवें भाग को छोड़ करके छठे और सातवें भाग में बनाना है। और अंतिम में भी नहीं बना सकते, क्योंकि लिखा है त्रिभाग उत्तरे, तीन भाग को छोड़ करके, इसलिए अपना द्वार छठे में ही आता है। तो छठे में द्वार बनाना चाहिए। द्वार की संख्या कितनी है? द्वार की संख्या पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कुल मिलाकर के 32 प्रकार के दरवाजे होते हैं। 32 प्रकार के दरवाजों में आपको केवल पूर्व दिशा में यदि द्वार बनाते हैं तो केवल 2 दिशा में ही बना सकते हैं, इंद्र और जयंत में। और यदि दक्षिण दिशा में द्वार आपको बनाना है तो दक्षिण दिशा के जो 8 द्वार हैं, 8 दरवाजा हैं, तो उनमें केवल आप गृह छत में ही बना सकते हैं, दूसरे में नहीं बना सकते। और यदि पश्चिम दिशा में द्वार बनाते हैं तो पश्चिम दिशा में वरुण और पुष्प दंत में ही द्वार बना सकते हैं, बाकी द्वार नहीं बना सकते, क्योंकि बाकी द्वारों में लिखा है किसी में पुत्र हानि है, किसी में धन हानि है, किसी में रोग है, इस तरह से सभी बताए हैं। केवल जो निर्धारित किए गए हैं पश्चिम दिशा में पुष्पदंत और वरुण, इसमें ही बना सकते हैं। और उत्तर दिशा के द्वार बनाने का है तो भल्लाट और मुख्य, उसके भी 9 भाग करने के। तो 9 भाग में जो 32 देवताओं के देवता हैं, जैसे 32 द्वार हैं, तो 32 देवताओं के सब द्वार दरवाजे फिक्स किए गए हैं कि इसका पश्चिम दिशा में 8 देवता ये हैं, उत्तर में 8 देवता, दक्षिण में, पूर्व, सभी दिशाओं में 8-8 देवता हैं। तो उन देवताओं का जो स्थान है उतने में ही द्वार आपको करना है विभाजन करके। तो द्वार की संख्या 32 है, लेकिन आपको बनाने का कितना मिला? केवल पूर्व में 2 द्वार, उत्तर में 2 दरवाजा, और दक्षिण में 1 और पश्चिम में 2। इसलिए 32 द्वार होते हुए भी हमको केवल 7 जगह ही, 7 दरवाजे ही बना सकते हैं। पूर्व में बनाएंगे तो 2 ही बना सकते, 3 नहीं बना सकते हैं। इसलिए द्वार का निर्धारण इस तरह करना चाहिए और द्वार के अनुसार से गणना के अनुसार से द्वार बनाना चाहिए। द्वार का बनाते समय एक वेद भी होता है। तो वेद किसे कहते हैं? तो बताइए कि वेद वह है कि घर के सामने यदि कोई स्तंभ हो तो वह द्वार दोष होता है। घर के सामने यदि कीचड़ हो तो द्वार दोष होता है। घर के सामने यदि कुआं हो तो द्वार दोष होता है। घर के सामने किसी का मकान हो और उसकी सीढ़ियां, सोपान हमको सामने आती हो तो द्वार दोष होता है। अनेक प्रकार के द्वार दोष होते हैं, तो उन दोषों का भी निवारण करना चाहिए। तो यदि द्वार दोष का निवारण नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? तो फिर वास्तुशास्त्र में बताया है कि द्वार दोष का निवारण करने के लिए स्वस्तिक का चिन्ह बना देना है अपने दरवाजे पर। तो स्वस्तिक का चिन्ह कितना बनाएंगे? तो बताएं कि 9 इंच का। 9 इंच का यदि स्वस्तिक का चिन्ह बनाते हैं तो द्वार का दोष दूर नहीं हो जाता, द्वार दोष कम हो जाता है। जैसे वर्षा होती है तो वर्षा को दूर नहीं कर सकते, लेकिन कोई छतरी दे दिए तो बच जाते हैं। तो स्वस्तिक बनाने से द्वार दोष से हम बचते रहेंगे, कम हो जाएगा। इस तरह से द्वार का भी द्वार निर्धारण करना, द्वार दोष का निवारण करना। इसके बाद आता है गवाक्ष। गवाक्ष माने खिड़कियां। द्वार तो हो गए, खिड़की कहाँ पर होनी चाहिए? तो खिड़की का बताया है कि खिड़कियां हमेशा
उत्तर और पूर्व में ही ज़्यादा होनी चाहिए, और यदि पश्चिम और दक्षिण में बनाना है तो उत्तर में जितनी खिड़कियां लंबी चौड़ी हैं उससे कम पश्चिम और दक्षिण में बनाते हैं, तो उससे हमको खिड़कियों का भी जो दोष है वह कम हो जाता है। इस प्रकार से वास्तु के सिद्धांतों को लेकर के और वास्तु के नियम से जो व्यक्ति घर का निर्माण करता है वह व्यक्ति शतायु होता है, रोग रहित होता है, धन पुत्रादि का सुख प्राप्त करता है और गृहस्थ से संबंधित सभी सुखों का प्राप्त करता है। इस प्रकार वास्तु शास्त्र का नियम है। आपने इस प्रकरण में यानी प्रश्न पत्र तृतीय यूनिट 1 में आपने मास का ज्ञान प्राप्त किया, सौर मास ज्ञान प्राप्त किया, तिथि, वार, नक्षत्र, राहु मुख, पंचांग शुद्धि, लग्न, स्थिर लग्न कौन सी है, चर लग्न कौन सी है, द्विस्वभाव लग्न कौन सी है, इसका ज्ञान प्राप्त किया। सप्त सकार योग कौन से है, सप्त सकारों का आपने ज्ञान प्राप्त किया। भूमि शयन सूचिका ज्ञान, ग्रहारंभ में वृषभ चक्र और राशि के अनुसार दरवाजा, द्वार चक्र कहाँ से बनाना चाहिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में किस देवता के स्थान पर द्वार निश्चित करना चाहिए, यह भी आपने जानकारी कर लिया। द्वार वेद होता है तो द्वार वेद का निवारण आपने जान लिया और गवाक्ष भी जान लिया। इस तरह से इस प्रकरण में आप लोगों ने ये इतनी जानकारी प्राप्त की। यह प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। जय सोमनाथ।